छोटू यादव अपने मर्डर से चंद घंटे पहले अपनी प्रेमिका आरती को फ़ोन करता है और पूछता है घर में क्या बात हुई, शादी को लेकर क्या बात चल रही है घर में। आरती बताती है कि हाँ बात की है, मैंने भाभी से बात की है, भाभी कह रही थी कि बुलाओ उनको, लेकिन मुझे डर लगता है। ये सुनने के बाद छोटू कहता है कि अगर भाभी कह रही तो फिर आ जाता हूँ, क्या दिक्कत है। तब आरती कहती है कि छोटू तुम्हारा नाम ही छोटू नहीं, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है। ये वो बात है जो अक्सर प्रेमी प्रेमिका आपस में बेतकल्लुफ़ कह देते हैं। कुछ भी बात हो, मौका हो, एक दूसरे को टीस करने का मौका नहीं छोड़ते। और उसने कहा कि छोटू तुम सोचते नहीं हो, आना चाहते हो यहाँ पर तुम्हारा को खतरा भी हो सकता है। हालांकि ये बात छोटू को भी महसूस हो रही थी। वो भी कह रहा था कि अगर मैं आ गया हो ना हो ऐसा हो कि मुझे कूट ही दे, लेकिन जब भाभी बुला रही है तो आ जाता हूँ। लेकिन आरती बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहती है कि आरती कि छोटू तुम नाम के ही छोटू नहीं, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है। बोला हट, कैसी बात करती हो, मेरा दिमाग छोटा नहीं है, मैं आ जाता हूँ। और छोटू आ जाता है। और आने के बाद क्या होता है, वो लड़की 12 दिन से बिन बिहाई विधवा के रूम में छोटू के घर में है। हर पल तड़पती है, हर सांस में छोटू को याद करती है। उसकी बातें, उसकी यादें उसे हर वक्त तड़पाती है। और उसने कसम खाई है कि मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगी, छोटू के ही घर को अपना घर मानूंगी, छोटू के माँ बाप को ही अपना माँ बाप मानूंगी। और छोटू के माँ बाप, पिता का नाम उमेश यादव, वो भी कहता है कि मैं इसमें अपने बेटे का अक्स देखता हूँ, इसको अपने पास रखूँगा। और वो लड़की जो कभी नहीं मिली इस लड़के से, आरती की और छोटू की मुलाकात नहीं हुई, कभी नहीं मिले। दरअसल आरती के गांव में छोटू का ननिहाल था, मामा थे। अररिया बिहार का एक ज़िला है, वहाँ पे रहरिया गांव है जहाँ का रहने वाला छोटू था। और एक 35 किलोमीटर दूर गांव है बड़ोवा, जहाँ की रहने वाली आरती है। जैसे मैंने बताया कि आरती के गांव में ननिहाल था तो अक्सर आना जाना होता था। छोटू का आरती के भाई से दोस्ती थी, एक दूसरे के पास मोबाइल नंबर था, अक्सर मोबाइल के थ्रू बात कर लेते थे। लेकिन एक दिन होता यह है कि आरती के भाई का फ़ोन घर पे छूट जाता है और छोटू उस फ़ोन पर फ़ोन करता है। क्योंकि भाई नहीं है तो आरती फ़ोन उठा लेती है और जब बात होती है तो फिर दोनों में बात का सिलसिला कुछ ऐसे चल निकलता है कि एक दूसरे के नंबर भी शेयर कर लेते हैं। दोनों हम उम्र थे, आरती 21 की थी और छोटू 22 साल का था। दोनों ग्रेजुएशन में थे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। जो लास्ट कॉल हुई उसमें दोनों एक दूसरे की पढ़ाई लिखाई और एग्ज़ाम के बारे में भी बात कर रहे थे। और बिना देखे बिना मिले फ़ोन पे ही एक दूसरे के प्रति इतना अट्रैक्शन, इतनी दीवानगी हो गई। रोज़ बात किया करते और वो जो मोहब्बत का सिलसिला ऐसा चल निकला कि जीना तेरे साथ, मरना तेरे साथ, नहीं तो और कोई नहीं ज़िंदगी में मेरे साथ। ये लगातार चलता रहा और कसम खा ली कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से, नहीं तो फिर कवारे रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज़माने में जो एक दीवार होती है मोहब्बत की, दौलत की दीवार, हैसियत की दीवार, वो बहुत बड़ी थी। छोटू एक आम निम्न मध्य परिवार का बच्चा था। हालांकि आरती भी कोई ऐसा धनाढ़ परिवार से नहीं थी, लेकिन हाँ उसकी स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन जाति एक थी, धर्म एक था, तो दोनों को लगता था कि हम शादी कर लेंगे, बस ये जो पैसे की दीवार है ये किसी भी तरह से क्रैक हो जाए, टूट जाए। और इसीलिए आरती ने छोटू से कहा था कि तुम कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, तो मैं फिर शादी की बात घर पर लूँगी। और इसीलिए छोटू मेहनत कर रहा था, बीए भी कर रहा था, नौकरी भी कर रहा था, पैसा कमाना चाहता था और लगा हुआ था। पिछले 1-2 साल से इन्होंने घर में बातचीत करनी भी शुरू कर दी थी। आरती ने अपनी भाभी जो रूबी है उसको बता भी दिया था कि ये लड़का जो है पड़ोस में जिस मामा का घर है जिसका, वो मुझसे बात करता है। वो सारी चीज़ें घर में सबको पता थी, भाई को भी पता थी। हाँ, पिता को नहीं पता थी। इसके पिता को ये जानकारी नहीं थी कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ इस तरह से चक्कर है, लेकिन परिवार में दूसरे लोगों को जानकारी थी।
और ये लोग इसी वजह से कुछ चाहते थे कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए तो हमारा रिश्ता मुकम्मल हो जाए। लेकिन परिवार में इस बात को लेकर जो इसका जीजा था आरती का, पवन यादव, वो बिल्कुल असहमत था। वो नहीं चाहता था कि उसकी साली की शादी वहाँ पर हो, और वो इससे पहले भी 1-2 बार धमकी दे चुका था कि हम तुमको भी ख़त्म कर देंगे आरती, और तुम्हारे प्रेमी को भी ख़त्म कर देंगे। और हुआ ये कि जैसे शादी की बातचीत चली तो भाभी ने कहा कि उसको बुला लो, तो आरती ने कहा कि भाभी ऐसे कह रही, तो लेकिन आरती को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, इसीलिए वो डर रही थी। लेकिन छोटू ने कहा कि हम आ जाते, और अगले दिन वो अपने मामा के गांव पहुंच गया। और उसके बाद फिर रूबी ने फ़ोन करवाया आरती से कि उसको बुला लो। ये शाम का 8-9 बजे का वक्त होगा। जब फ़ोन किया तो फिर लगभग 11 बजे रात के वक्त छोटू आरती के घर पहुंच गया। और इसके बाद इनके घर वालों ने उनसे पूछताछ की कि तुम शादी करना चाहते हो आरती के साथ? जाहिर है उसने कहा कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, पूरी तरह से उसको खुश रखूँगा। उसने बताया कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बीए अच्छी तरह से कर लूँगा, सरकारी नौकरी भी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं वो चीज़ें। फिर उन्होंने उस लड़की से भी पूछा, दोनों को एक साथ खड़ा किया कि तुम भी इसके साथ शादी करोगी? उसने कहा कि हाँ मैं भी शादी करूँगी। और फिर इसके बाद आरती को वहाँ से हटाने के बाद रूबी देवी, उसका भाई रविकांत, उसका जीजा पवन यादव, उसका पिता धीरेन्द्र यादव, इन सब ने मिलकर उस लड़के की बहुत ज़बरदस्त पिटाई की। लाठी से, डंडे से, सरिया से, घूसे से, चप्पल और रहपटे और चाटे, इनका तो कोई मतलब नहीं। बहुत भयानक तरीके से कई बार पीटा। जब थक गए फिर बाहर आए, फिर पीटा, और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर इस लड़की की भी पिटाई की, दूसरे कमरे में बंद कर दिया और इसकी भी पिटाई की, और फिर उसको जाकर पीटा। और 4 बजे करीब, मॉर्निंग में 4 बजे करीब जो ये लड़की है वो फ़ोन कर देती है। दरअसल आरती के पास छोटू की बहन का भी नंबर था, वो उस नंबर पर फ़ोन करती है। फिर उसके पिता से बात करती है कि इस तरह से यहाँ पर हमारे घर पर छोटू आया हुआ है, और मेरे माँ बाप और भाई और जीजा उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर रहे हैं। पिटाई नहीं बल्कि वो मर सकता है। और ये सुनने के बाद उसका पिता उमेश अकेला ही वहाँ से भागकर यहाँ पर आता है, लेकिन उसको घर में घुसने नहीं दिया जाता, भगा दिया जाता है। लेकिन जब वो दूसरी तरफ जाता है, घर के एक खिड़की खुली हुई होती है, वहाँ से देखता है कि उसका बेटा तड़फ रहा है, और वो बाहर से आवाज़ लगाता है छोटू छोटू, और वो आवाज़ सुनने के बाद कहता है कि पापा मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। वो वहीं से चिल्लाता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बेटे को कोई पानी पिला दो, एक घूंट पानी पिला दो, ये मर रहा है, तड़फ रहा है। वहीं एक अरुण यादव नाम का एक शख्स आता है जो उसको बहका के दूसरी साइड में ले जाता है कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, पानी पिला देंगे और इन दोनों की शादी भी करवा देंगे, लेकिन हम तुम मिल के फैसला कर लेते हैं। और इसी चक्कर में 1-2 घंटा वो वेस्ट हो जाता है उसको, क्योंकि सीधा आदमी था उमेश यादव, उनकी बातों में आ गया। इतने में उन जो उमेश यादव के गांव से, रहरिया से कुछ और युवा आ गए, और क्योंकि युवाओं की ताकत थी, भीड़ थी, उन्होंने आकर घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। अंदर का हाल देखा तो सब सन्न रह गए। वो लड़का छोटू एक डेड बॉडी के रूम में पड़ा था, उसमें दम नहीं बचा था, हर अंग टूटा हुआ था, खून पूरे कमरे में बिखरा हुआ था, नंगा तार खूंटी पर लटका हुआ था, उसको करंट दिया हुआ था। और जब जाकर दूसरी साइड में जो उस लड़की को छुटाया, वो भी आकर उस लड़के के शव से लिपट गई कि मुझे भी मार दो, मैं भी मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना। उसकी भी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी। और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो उसमें कुछ बचा ही नहीं था। वो लड़की पोस्टमार्टम हाउस तक उसके साथ गई और रोती रही कि मैं भी मरना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। और इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस से आने के बाद वो लड़की अपने घर नहीं गई, बल्कि रहरिया छोटू यादव के परिवार के साथ उसके परिवार में गई। उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुई, उसको अंतिम मुखाग्नि देने में शामिल हुई। हालांकि वो तो जलना चाहती थी उसी चिता में जहाँ पर उसका प्रेमी जल रहा था। हालांकि बड़े समझाने के बाद उसको मनाया गया और वो आज लगातार 12 दिन से
छोटू के घर में रह रही है। लेकिन इस बीच उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, दौरे पड़ना, बेहोश होना, चक्कर आना, 5 दिन उसको हॉस्पिटलाइज रखा गया। छोटू के परिवार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया, इलाज करवाया, तब उसको घर लाए और अब वो छोटू के घर पर है। छोटू की विधवा के रूम में रह रही है, उस छोटू के घर पर रह रही है जो 2 साल में कभी उससे नहीं मिला था। सिर्फ फ़ोन पर बात होती थी और मिला भी तो तब जब अंतिम क्षण आ रहा था। छोटू यादव अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आरती उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। ये प्रेम कहानी इसी तरह से हो गई जैसे हीर रांझा, श्री फरहाद एक अमर प्रेम की लीगेसी छोड़कर चले गए और आज सदियों बाद भी लोग उनको याद करते हैं। इसने फिर से उन जैसे नायकों की श्रेणी में अपने आप को रख लिया है। उसका कहना है कि जीना है तो यहाँ, मरना तो है यहाँ। मेरा ससुराल भी यही है, मेरा मायका भी यही है। हालांकि छोटू का पिता कहता है कि मेरा एक बेटा है, अगर आरती चाहेगी तो मैं उससे शादी कर दूंगा, मैं बेटी की तरह उसको घर में रखूंगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा करेगी तो मैं अपने दूसरे बेटे के साथ उसकी शादी कर दूंगा। हालांकि आरती ने इस प्रपोजल पर अभी कुछ जवाब नहीं दिया है, कुछ कहा नहीं है। वो तो बस अपने छोटू को अपने मन से चिपकाए हुए है, लगाए हुए है। उसके ख्वाबों में और कोई नहीं है अभी तक। वो तो उसकी यादों के सारी ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस आरती के त्याग ने अपने आप में ज़रूर बता दिया है कि सिर्फ ये दुनिया जिस्मों को मार सकती है, आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकती, प्यार के एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती। और इस एहसास का नाम ही प्यार है। लेकिन ये दुनिया 21वीं सदी में भी इस तरह से छोटे बड़े, अमीर गरीब के स्तर पर आकर लोगों की ज़िंदगी ले लेगी, ये सबसे बुरी स्थिति इस समाज की है। दोस्तों, हमारी संवेदनाएं आरती के साथ हैं, छोटू के परिवार के साथ हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ धीरेन्द्र यादव और रवि यादव यानी आरती का पिता और भाई पकड़ा गया है। पवन सिंह जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिसने उन सब को बरगलाया, बहकाया, आग लगाई, वो अभी पहुंच से बाहर है। रूबी भी अभी तक नहीं पकड़ी गई है। इन सब को पकड़ा जाए। हालांकि तमाम नेता, पप्पू यादव, प्रदीप सिंह जो अररिया के सांसद है, वो गए हुए थे। उनका कहना था कि हम सबको सलाखों के पीछे रखेंगे और किसी को भी बख्शेंगे नहीं। पुलिस का भी कहना है कि जल्दी ही न्याय मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, आरती देवी का परिवार अभी आरती के और पप्पू यादव, छोटू यादव के पीछे पड़ा हुआ है। जब कोर्ट में ये पेश हुई तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने आरती पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, उसको धमकाने की कोशिश की थी। अभी भी इनके ऊपर हमला हो सकता है, ये बात आरती भी मानती है और उमेश यादव भी मानता है। तो पुलिस को इनकी सुरक्षा चाक चौबंद करनी चाहिए, नहीं तो कभी भी इनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि आरती इस घटना की चश्मदीद गवाह है और उसके मर्डर करने के पीछे मोटिव हो सकता है कि किसी भी तरह से अगर इसका मर्डर कर दिया जाए तो ये केस कमज़ोर हो जाएगा। तो इस पर एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है पुलिस को, प्रशासन को, और सरकार को भी चाहिए कि इतने संवेदनशील मामले में कानूनों से अलग हटकर इस लड़की के सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दे, इसको नौकरी दिलाई जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, इस कड़ी में इतना ही। मैं अगले अपडेट के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग इस जो सच्ची प्रेम कहानी है इसको सुने, महसूस करें और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। नमस्कार।